बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब आज हाई कोर्ट गए अपनी ज़मानत के लिए। कल उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन पहले आपको कुछ मनाज़िर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें कि उनाला शहबाज शरीफ साहब जो कैंसर के सर्वाइवर हैं और बहुत ज़्यादा इनको ख़तरा है कि इनको कोरोना लग सकता है। अब ये जा रहे हैं हाई कोर्ट में, ये हजूम के अंदर हाई कोर्ट में जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नारे लग रहे हैं, कारकुन मौजूद हैं, मीडिया वाले मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, धक्के पड़ रहे हैं और ये धक्के लग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। ये मनाज़िर आप देखिए, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। एक बुज़ुर्ग शख्स 70 साल के करीब उम्र है और बीमार भी हैं और ख़तरा है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना लग जाए, इसलिए अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं और ये हाई कोर्ट जा रहे हैं रश के अंदर। ये मनाज़िर आप देखें। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, जहाँ ये नहीं जाना चाहते थे कोरोना से डर के, वो ज़रा तस्वीर दिखाएं जनाब, नैब के दफ्तर की। ये इससे बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब उस रश में गए हैं कि यहाँ अगर मैं गया तो मुझे कोरोना लग जाएगा। ये जो अकेली कुर्सी पड़ी हुई है काफ़ी डिस्टेंस पे, ये शहबाज शरीफ साहब की है, जिसके सामने एक सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है और एक टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ है। बीच में एक टेबल है, उसके ऊपर शीशे का बहुत बड़ा उन्होंने वो लगाया हुआ है बैरियर के, आपके जरासीम आसपास क्रॉस ना कर सकें बोलने के दौरान भी। और सामने जो है वो 2 बंदों के बैठने की जो जगह है वो भी फासले पे रखी गई है। तो ये एक क्वारंटीन एनवायरनमेंट है जहां पे शहबाज शरीफ साहब को पेशी के लिए आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नैब में किसी को कोरोना हो चुका है, तो मुझे ये ख़तरा है कि इस बुज़ुर्ग उम्र के अंदर और इस वक्त मेरा इतना इम्यून सिस्टम भी तगड़ा नहीं है, तो मुझे खुदा ना खास्ता कोरोना हो सकता है, तो मैं ये ख़तरा नहीं ले सकता। तो ये वाला ख़तरा छोड़ के शहबाज शरीफ साहब ने जो ख़तरा लिया है वो मनाज़िर ज़रा आप ये दोबारा देखें। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब निकले गाड़ी में से और अब रश के अंदर ये मूव कर रहे हैं। ये देखें कारकुनों को, ये धक्के लग रहे हैं। अब ये है सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब की। क्या इतना ही यानी ये तो ऑब्वियस है कि जब आप जमानत लेंगे और कोर्ट में जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और इत्तला दे दूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। 28 तारीख को चेयरमैन नैब शहबाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। 30 तारीख को बरोज हफ्ता शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया था एक सोर्स से कि उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं और 2 तारीख को जब वो जाएंगे मंगल के दिन तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब नैब ने बुलाया तो वो नहीं गए, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए और नैब से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने पीर वाले दिन जमानत अप्लाई की। हमजा शहबाज की जमानत आपको याद होगा सेम डे में हो गई थी और वो गए भी नहीं थे तब भी हो गई थी। लेकिन नॉर्मली 1 दिन बाद की जो है वो डेट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अदालत से उनको 2 दिन की डेट मिली, यानी बुध वाले दिन के लिए, आज के दिन के लिए डेट मिली। तो कल उनकी पेशी थी नैब में, उनको खतरा था उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि मैं नैब के दफ्तर नहीं जाऊँगा, वरना ये मुझे पकड़ लेंगे अगर मैं उनको मुतमईन ना कर सका तो शहबाज शरीफ साहब ने नैब ना जाने का फैसला किया। नैब ने इंतज़ार किया कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। जब वो नहीं आए तो नैब ने पंजाब पुलिस से रब्ता किया। पंजाब पुलिस में शहबाज शरीफ साहब के सोर्सेज थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया कि हमें तैयारी करने का कहा गया और हम आ रहे हैं आपके घर। पंजाब पुलिस ने मेरी इत्तला के मुताबिक 2 घंटे नैब को लेट किया शहबाज शरीफ साहब के घर पहुंचने तक। तो वो जो 2 घंटे की ताखीर थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो आखिरी टेलीफोन कॉल की अपने घर के नंबर से, वो राणा सनाउल्लाह साहब से उनकी बात हुई। राणा सनाउल्लाह साहब से चंद मिनट की बातचीत हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ इस घर को छोड़ के निकल गए और इसके फौरन बाद वहां पे पुलिस और नैब वाले पहुंच गए और वो सूरत हाल सारी कल आपने टेलीविजन पे देखी। तो ये वो सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है शहबाज शरीफ साहब की। कल गिरफ्तारी अवॉइड कैसे हुई और आज सब कुछ कैसे हुआ वो तो आप आज सारा दिन रिपोर्ट होता ही रहा है। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूं, फिर हम केस के ऊपर करेंगे और इस सारी सिचुएशन पर भी बात करेंगे। राणा मशहूद अहमद खान साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, और आपका ताल्लुक PMLN से है और शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथियों में से हैं। कल उनके घर पे भी आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे, हालांकि वो वहाँ नहीं थे। हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध में PTI की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। शहला रजा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की, आप बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं राणा मशहूद साहब, ये कैसा है सर, इसको बहाना ना कहें तो क्या कहें सर, कि नैब का एक साफ सुथरा दफ्तर, ना वहाँ पे रश है, क्वारंटीन किस्म का इन्वायरमेंट है, उधर जाने के बजाय एक बीमार आदमी को आप लोगों ने ख्वार कर दिया पकड़ के रश के अंदर, जहाँ पे कोरोना का ज़्यादा खतरा है। सर ये क्या पॉलिसी है, ये समझाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, पहले दो चीज़ों को ज़रा काइंडली जहन नशीन कर लीजिएगा। नैब का अपना एलामिया है कि उनके 30% एम्प्लॉयज़ को कोरोना हो गया हुआ है और इनके 2 विंग जो हैं इस वक्त सील हुए हैं। कल जब ये नैब की टीम आई, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि जी जहां पर हुआ है वो जगह हमने सील कर दी हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस इंक्वायरी की ये बात कर रहे हैं, जब शहबाज शरीफ साहब इनकी कस्टडी में थे तो उस वक्त भी एसेट्स बियॉन्ड मींस का इनको एक क्वेश्चनर दिया गया था, उस पर सवाल किए गए थे। मेरा आपसे सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब को जब पकड़ा गया था तो कहा गया था, बुलाया इनको, साफ पानी में गया, पकड़ा आशियाना में गया और वहां पर कहा गया 56 कंपनीज, खरबों रुपए का जो है मतलब सारा, और उसके बाद कुछ नहीं निकला। जो हाई कोर्ट का जो बेल का ऑर्डर है वो आई ओपनर है। और उसके बाद जब ये एसेट्स बियॉन्ड मींस के अंदर तमाम चीजें देखें, एसेट्स बियॉन्ड मींस के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2008 से वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उससे पहले भी रहे, लेकिन जलावतनी के बाद वापस आकर, और मेंबर पार्लियामेंट हर साल इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटर्न देता है, हर साल एफबीआर में वो अपनी रिटर्न जमा कराता है। क्या एफबीआर ने कुछ पॉइंट आउट किया? यही तो मसला है कि राशिद मसीह नाम का शहबाज शरीफ साहब का मुलाजिम है, उसके अकाउंट में, जाली कंपनी में उसके अकाउंट में 400 मिलियन आ गए, वो कहां से आए? देखें, अब खान साहब मेरी 1 मिनट जरा बात सुन लीजिएगा, मैं उस तरफ भी आता हूं। अब एसेट्स बियॉन्ड मींस के अंदर जो सवालनामा दिया गया था, उस सवालनामे पे बाकी किसी जगह पर नैब को इतराज नहीं था। उन्होंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन है जो 1 लाख पाउंड से ऊपर की है, इसकी आप हमें बताएं, ये मैच नहीं कर रही, वो भी दे दिया गया। मतलब कोई चीज पेंडिंग नहीं है। अब बात यह है कि जब आप जबरदस्ती मीडिया ट्रायल करना चाहें, जब आप एक फेक चीज के ऊपर, और आपका तो बदनीयती यहां से नजर आ गई कि 2 तारीख को आप बुला रहे हैं कि आके जवाब दो, और 28 को आप जो है 28 को आप वारंट अरेस्ट जारी कर चुके हुए हैं। और सवाल सादा है ना, सवाल सादा है सर। ये करामत के अकाउंट में, राशिद करामत के अकाउंट में 460 मिलियन रुपए कहां से आ गए? शहबाज शरीफ की फीड मिल में काम करता है। देखें, अब अभी भी ये हियर से है। हम तो ये कहते हैं, आज हमने ये मुतालबा किया है कि जो कुछ ये कह रही है ना नैब, और जो हमने जवाब दिया है, मीडिया को बिठा लें, सारे कैमरे लगा लें, आमने सामने सवाल जवाब कर लें। नहीं तो सर क्या राणा साहब ऐसा ना कर लें, राणा साहब ऐसा ना कर लें कि शहबाज शरीफ साहब की जो आखिरी पेशी थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब से सवाल जवाब हुए, वो अगर आप ये रिक्वेस्ट करें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि नैब उसकी वीडियो पब्लिक कर दे, तो क्या ये ठीक होगा? 100%। और आइंदा जो ट्रायल होना है ओपन मीडिया ट्रायल करें, ओपन मीडिया ट्रायल। उसकी वजह यह है कि ये झूठ बोलते हैं इनके मिनिस्टर, और आप कहते हैं कि नैब के बारे में शेख रशीद ने ईद से पहले कह दिया था कि ईद के बाद कुर्बानी होने जा रही है। नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है, और वो हमने देखा कि टार्जन वो बन गया और शेर जो है वो भाग गया टार्जन से। कल बिल्कुल नहीं भागा खान साहब, ये भी एक चीज ज़हन में रखिएगा, जब एक बदनीयती पर मबनी काम हो रहा हो तो फिर स्ट्रेटजी, हम अब अपनी स्ट्रेटजी पे चलेंगे, और हमारी स्ट्रेटजी अब ये है कि स्ट्रेटजी आप एक बुजुर्ग आदमी को सर ख्वार कर रहे हैं, सर बुजुर्ग आदमी को आप ख्वार कर रहे हैं सर, अदालत के अंदर, नैब के दफ्तर में चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। कोर्ट ऑफ लॉ में जाना, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हमें मजबूर किया गया वहां पर जाने पे। ठीक है जी। हलीम आदिल शेख अपनी ओपिनियन दें। शहबाज शरीफ साहब देखें, वो कह कर रहे थे कि मैं सबूत लेकर आ रहा हूं, मैं आपको लाकर दूंगा सारे सबूत, आप बेफिक्र रहें, अगली पेशी पे ले आऊंगा। नैब वालों ने इंतजार किया, वो नहीं आए, फिर इंतजार किया, वो नहीं आए, और जब दोबारा आना था तो उन्होंने कहा शायद इनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने वारंट निकाल लिया। शहबाज शरीफ साहब को पहले पता चल गया। अब पहले पता चल जाना, पंजाब पुलिस का शहबाज शरीफ साहब को यह बताना कि जनाब हम आ रहे हैं पकड़ने के लिए, आप निकल जाएं, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, लाजिम बात है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से पंजाब पुलिस किसने रखी किसने नहीं रखी, लेकिन मैं भी पंजाब पुलिस पे बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मियाँ साहब को 5 दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, और अगर सब कुछ उनके पास था
जैसा फरमाते हैं, जैसा वो कहते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है, तो चले जाना चाहिए था। और जिस अंदाज से कल वो गुम हो गए, दौड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, और आज भी बड़े तरीके से वो आए थे कि जी कोरोना के खिलाफ मैंने जंग लड़नी है। उसके बाद वो इजलास बुलवाते हैं, उस इजलास में तो नहीं जाते कि जो कोरोना आ जाएगा वहाँ असेंबली के अंदर। उसके बाद मतलब वहाँ खुद अपोजिशन लीडर इजलास बुलवाते हैं और कौमी असेंबली के इजलास में नहीं जाते। और नैब में कहते हैं कि जैसा आपने दिखाया वो तो कुर्सियां पड़ी हुई, उन्होंने कहा नैब में नहीं 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 कोरोना लग जाएगा। और आज हाई कोर्ट में जैसा जिस अंदाज में आपने देखा कि वहां लगता है कि हाई कोर्ट की बाउंड्री में कोरोना की छुट्टी करा के आए थे, कोरोना को गेट पे उन्होंने अर्दली से कह दिया था कि कोरोना अंदर नहीं दाखिल होना चाहिए यहां से। तो बात यह है कि देखिए आज उनसे पूछा, आपके सवाल का जवाब मोहतरम मेरे बड़े भाई राना मशहूद साहब नहीं दे रहे कि वो 18,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा उसके अकाउंट में अरबों रुपए मिल रहे हैं, एक 70,000 रुपए लेने वाला उसके यार अरबों रुपए नहीं, एक तो आप लोग ना अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं भाईजान। सिर्फ 460 मिलियन है इस अकाउंट में, 460 मिलियन है। ये अरबों कह के आप केस खराब कर देते हैं। इकट्ठे तो कर ले, इसमें मिलाइए इमरान खान साहब, ये कुछ 46 करोड़ बनते हैं सर, 46 करोड़। लीजिए, अरे भाई सुन तो ले इमरान खान साहब, सुन तो लीजिए, टीटी बॉयज को मिला लीजिए, वो सारे इकट्ठे करें तो बन जाते हैं, मिला लीजिए, चौधरी ये मिक्स एक ही है ना जी। मैं अलग अलग क्या है, मैं कोई नैब का अफसर तो नहीं हूं ना, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव साफी हूं। मैं तो बता रहा हूं अरबों की करप्शन हुई है, कोई मुलाजिम है, कोई कुछ है, कोई टीटी बॉय है, कोई कैश बॉय है, कोई पापड़ वाला है, कोई रक्षे वाला, इन्हीं के लोग हैं ना। अगर जवाब देना पड़ेगा तो जाइए जवाब दीजिए, और जवाब तो अल्टीमेटली देना पड़ेगा। और उसके लिए छुप जाना, असेंबली में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मैं समझता हूँ आज मैं कहूंगा नहीं, शेरों वाला काम करना चाहिए था, कल गुम नहीं होना चाहिए था, वो दूसरा वाला काम हो गया। मैं नहीं कह बड़े शेर चले मैं शेख साहब मैं राणा साहब से एक बात पूछूं। राणा साहब अब तो जमानत हो गई है, अब तो कोरोना का खतरा नहीं है। नैब के दफ्तर में 9 तारीख को दोबारा बुलाया उन्होंने, अब तो खतरा नहीं कोरोना का। देखें पहली बात खान साहब एक चीज ज़हन में रखिएगा, हमारा ये था कि जो क्वेश्चन पूछने हैं वो स्काइप पर भी पूछे जा सकते हैं, और 9 की जमानत भी स्काइप पे करवा लेनी थी सर। 9 उससे नहीं, वो तो जाना एक मतलब उसका लीगल एक उसकी है सर। राणा साहब लीगल, वो उनको भी तो उनका भी लीगल प्रॉब्लम है। राणा साहब खुदा का नाम, का फैसला 9 को ही होगा। अच्छा, 9 का फैसला 9 को ही होगा। अच्छा चले, 9 का फैसला 9 को होगा, और 9 से पहले क्या क्या होगा लेट्स सी। शैला रज़ा साहिबा, मुराद अली शाह साहब आया है, यही एतराज़ात आपके भी हैं शहबाज शरीफ साहब वाले या मुख्तलिफ हैं? मुराद अली शाह साहब रवाना हो चुके हैं और शायद इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं। अब मैं अगर कोई और सवाल ना हो तो खुद बोलूं। हुक्म कीजिए। अच्छा, शेख रशीद साहब ने टार्जन पढ़ा है और मैंने भी टार्जन पढ़ा है। मुझे शेख रशीद साहब में जो है उसमें एक किरदार उभरता था, चोला, वो लगते हैं, जो टार्जन की तारीफ करता था। टार्जन जो है वो जंगल में होता है और जंगल में ताकतवर का कानून चलता है। टार्जन जो है वो जंगल के कपड़े पहनता था, मतलब पत्तों से बस अपनी बेलिबासी को करता था। तो वाकई नैब पूरी बेलिबास होकर छोटे से कुछ पहन के सामने आ गई है। और आज से नहीं, नैब हमेशा से बेलिबास है, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल साहिबा, मेरे स्पीकर जनाब आगा सिराज दुरानी, ये सब पेश हो रहे थे, खुर्शीद शाह पेश हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से मेरे स्पीकर को लेकर आया गया, जबकि दूसरे दिन वो कराची ही आ रहे थे, जिस तरह से उनके घर में घुसा गया और घर के मेल सर्वेंट तक को बाहर निकाला गया, तो टार्जन ही थी ना पहले भी ऑपोजिशन के लिए। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल के घर में घुसा गया, जिस तरह जाखवानी के घर में घुसा गया, कल शहबाज शरीफ साहब के घर में भी, कल शहबाज शरीफ साहब के घर में भी, ये भी बताएं। उनके घर में देखिए नैब की एबिलिटी ये है गए हैं कि वो घर में गए नवाज हैं। शरीफ साहब फोन, एक मिनट में बात कर लूं, नवाज शरीफ साहब का फोन खुला हुआ था लेकिन वो लोकेशन नहीं देख सके। आज का बच्चा भी देख लेता है कि बंदा कहाँ है। तो ये उन्हें ड्रामा करना था, अटेंशन डाइवर्ट करनी है, मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। तो नैब कब बेलिबास नहीं थी, कब टार्जन नहीं थी ऑपोजिशन के लिए। हमने तो ये भी देखा कि रात के 12 बजे चांद रात पर एक बीमार खातून, उनको वो खुद हॉस्पिटल लाए थे, फरियाद साहिबा को, किस तरह घसीटते हुए रात के 12 बजे मुल्क के पता नहीं कौन से कानून के तहत उनको ले जाया गया। आज नवाज शरीफ के नौकर की बात हो रही है, बिल्कुल उन्हें फेस करना चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन के बावर्ची के नाम पे तो बहुत बड़े अकाउंट्स निकले थे, उन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं पकड़े गए और इस तरह की कोई कार्रवाई मुझे नजर नहीं आई।
अब रिपीट करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो हमारे सिफ्तान खान और अलीम खान, उनकी क्या ड्यूरेशन रही, उनके घर में घुसी नैब, जैसे मिफ्ता इस्माइल के घर में घुसी। तो नैब का किरदार सामने आ चुका है। घुसी सफ्तान खान के घर में घुस के अंदर से जनान खाने से गिरफ्तार करके लेके गई। मैं उस घर में भी गया था, जाके देख कर आया हूँ। अंदर घुसी, जाके वहां से पकड़ के लेके गई। और जिस दिन चेयरमैन ने कहा कि इतने से लोगों पे खड़ी हुई है, 10 मिनट में गिर जाएगी, उसके बाद जो है जो मुशीर थे वो वजीर आजम के, उनके चैनल से जो है वो बेचारे नैब के चेयरमैन की किरदार कशी हो गई। तो फिर नैब ने तो टार्जन बनना ही है अपोजिशन के खिलाफ, ये कौन सी ऐसी बात है। और रही बात इसकी, तो आसिफ अली जरदारी तो जवाब देकर आए थे। 6 महीने रखने के बाद आप कुछ नहीं निकाल सके, रेफरेंस तक नहीं दाखिल कर सके, और फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। तो फिर बात करें ना चीनी स्कैंडल की, जिसमें लिखा हुआ है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी, जिसको पहले असद उमर फिर हफीज शेख इन सब ने चलाया, और उसमें चीनी के वो सब बताते रहे कि कितनी चीनी की मिकदार है और क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है शुगर एडवाइजरी बोर्ड को ये बताया गया, मिनट्स में मौजूद है मुशीर रज़ाक दाऊद को, कि जनाब चीनी की किल्लत है, और फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। और फिर इमरान साहब ने कैबिनेट में इजलास में हेड करते अप्रूव कर दिया। तो सारे जो कमीशन की भी जो रिपोर्ट है उसमें जो TORs है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। 1 साल की बात की गई थी, 5 साल के निकाल लिया। जवाब क्या देते हैं कि पहले तो 5 साल में 29 अरब रुपए दी गई। तो 5 साल में क्या मुल्क में चीनी की किल्लत थी? क्या 5 साल में इतनी थी? कीमत गई थी 80 रुपीज तक गई थी किल्लत थी। हमने रिपोर्ट की हुई है, हमारे पास बाहर मौजूद है, किल्लत थी। देखिए जो जरदारी साहब के दौर में भी हुई थी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई थी। एक मिनट, जो TORs है ना, इस पे आपने कमीशन बनाया है, उसमें 1 साल की बात की गई थी तहकीकात की, जिसमें बोजदार साहब ने जो है TORs, इमरान साहब ने, क्योंकि रियासत मदीना के दाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो। उन्होंने क्या किया कि कमीशन को इसके पीछे लगाया कि किन मालिकान को सब्सिडी मिली, बिल मालिकान को, और किन्होंने एक्सपोर्ट किया। जबकि सवालात ये थे कि चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई और सब्सिडी की इजाजत किसने दी। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें से आप देखें कि टांडिया वाला इनके मेंबर है, उनके गन्ने की फीसद पैदावार जो है, फी टन पैदावार काफी ज्यादा है, उनको डिलीट कर दिया गया। 90% डेटा डिलीट कर दिया गया। खुसरो बख्तियार की भाई की घोटकी में मिले उसका डेटा डिलीट कर दिया गया। खुसरो बख्तियार के भाई को पकड़ना चाहिए था। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, ये सारी बातें। अच्छा, एक बात और ठीक कह रही हैं, एक बात और भी है। 1 मिनट, मुझे एक बात की इजाजत दे दें, आखिरी बात। लेकिन एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछा, ब्रेक के बाद, अच्छा ब्रेक के बाद पूछ लेता हूँ ना, ब्रेक के बाद बात कर लेता हूँ आपसे। लेकिन जाते जाते इतनी चीज देखें अपना पड़ेगा, ये बहुत बुरे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि आप लोग अच्छे हैं। आपने अपना जवाब देना है, ये अपना देंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राणा साहब, अब स्ट्रेटजी क्या है आगे PMLN की? नैब के साथ अब किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? देखें, अब सलमान शहबाज एक ऐसे आदमी हैं जो शहबाज शरीफ साहब को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे कारोबारी मामलात वही चलाते थे। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कई दफ़ा बताया कि सलमान शहबाज इन मामलात को देखते हैं। वो शरीफ फैमिली के कारोबारी मामलात में, इन चीज़ों में तर्जुमान भी थे। तो मरियम नवाज़ की कुर्बानी आप देखेंगे, वो अपने वालिद के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आ गई थी। फिर मरियम नवाज़ साहिबा की कुर्बानी आप देखेंगे, वो इस वक्त भी अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं पार्टी को छोड़ के, कि मुझे अपने वालिद की खिदमत करनी चाहिए। ये कैसा बेटा है कि शहबाज शरीफ साहब को आके सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त, वो अकेले हैं, बुजुर्ग हैं और सामना कर रहे हैं चीज़ों का। तो सलमान शहबाज को वापस बुलाएं, वो जाए ना, फेस करे सारी चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि सलमान शहबाज अपने बिजनेस के, अपनी होल्डिंग्स के खुद जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है, कानून भी यही कहता है। और इवन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो फुल बेंच के अंदर केस चल रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, तो उसमें मोहतरम जज साहिबान का भी ये था कि जो बच्चे डिपेंडेंट नहीं हैं उनके जिम्मेदार वालिद किस तरह हो सकते हैं। तो शहबाज साहब ने तो पहले दिन बहुत क्लियर बात की थी कि जिस चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है मैं उसकी जिम्मेदारी, और जो सलमान शहबाज और हमजा शहबाज जो बिजनेस करते हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, वो जो अपना बिजनेस करते हैं उसके वो जिम्मेदार हैं।
नंबर वन। अकाउंट कनेक्ट हो गए ना सर। देखिए मैं आपको बताता हूं सर कैसे जिम्मेदारी पड़ती है। ये जो बंदा है ना जिसका नाम है, मैं एक ही मिसाल आपको देता हूं, बाकी सारी कंपनियों को फिलहाल छोड़ दें। अब वो अली अहमद और निसार गिल, ये दो बंदे सलमान शहबाज के साथ कारोबार करते थे, यही पैसा लेकर मैनेज करते थे बाहर जाने के लिए। और इसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, अली अहमद अली को, ये कसूर वाला है। ये रोजाना ही बाहर जाता था, कभी किस मुल्क में कभी किस मुल्क में, क्योंकि ये हमारे साथ रब्ता भी करता था किसी वजह से। अब ये जो लड़का है, ये लड़का सलमान शहबाज साहब के साथ होता था हर वक्त, और ये बैठता था 8 क्लब रोड पे वजीर आला के ऑफिस के अंदर, और इसके पास ओहदा भी था सरकारी। अब दूसरी तरफ आप ये जो अकाउंट है जिसकी मैंने आपको तस्करा किया राशिद करामत का, इसमें से जो पैसे इलीगल निकलते हैं वो पैसे सलमान के अकाउंट में जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में भी जाते हैं। तो ये कनेक्शन तो बन जाता है ना सर। अब सलमान ही आके क्लियर कर सकते हैं कि मेरे वालिद का कसूर नहीं है, मेरा है। देखें, पहली बात तो खान साहब ये है कि अगेन ये हियर से है। किस तरह कि ये जो रेफरेंस नैब ने बनाया, जो रेफरेंस में शहबाज शरीफ से सवाल पूछे गए, उनके अंदर तो ये कोई बात नहीं है। उसके अंदर तो उन्होंने ये तो जिक्र ही नहीं किया। वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के अंदर नैब तस्करा करती है, नैब जो क्वेश्चनियर भेजती है उसमें ये तस्करा ही नहीं है। और उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर की एक अमाउंट है पाउंड की, जिसका आप सबूत नहीं दे पा रहे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अपने वालिद की सपोर्ट के लिए अली इमरान को और सलमान शहबाज को पाकिस्तान आना चाहिए सर, आके सपोर्ट करें शहबाज शरीफ साहब को। नौजवान है, गिरफ्तार भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। वो आएंगे जिस दिन परवेज खटक जो हैं कटहरे में आ जाएंगे, जिस दिन फैसल वाडा कटहरे में आ जाएंगे, जिस दिन खुसरो मुख्तियार कटहरे में आ जाएंगे। ये क्या कि सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी करें, एक ही चीज के पीछे पड़ जाएं और झूठ की बुनियाद पर पड़ जाएं। मैं ये आपको बहुत बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब से ना तो ये कोई इस तरह का सवाल, ना कुछ और, एक ही चीज। और खान साहब, शहबाज शरीफ साहब को जब पकड़ा था उस वक्त तो ये कहते थे 56 कंपनियां, खरबों रुपया। अब वो सारा कुछ साइड पे रह गया और जाती बिजनेस के ऊपर आ गए। मतलब कहीं पे तो ब्रेक लगाएं, कहीं पे तो शर्म करें। एक सेकंड सर, ये जाती बिजनेस तो नहीं है। ये तो जो बिल्डर्स हैं पंजाब के, और पंजाब के जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, पंजाब के जितने भी बड़े बड़े वो कंट्रैक्टर्स हैं, उनको बुलाया नैब ने और वो बयान हल्फी लिख कर देकर गए हैं नैब को कि जनाब हमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पार्टी फंड के नाम पे। हाँ, वो ये कहकर गए हैं। यही तो सवाल शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा ताल्लुक नहीं है। वो सर मेरी अर्ज सुन लेना आप, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप नैब से जाके आपके आप कंफर्म कर लें। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे सैफ अल मलूक साहब ने भी ये बयान दिया है कि ये पार्टी फंड का पैसा था। मुझे हमजा शहबाज साहब ने कहा कि जाके आप जमा करवा दें निसार ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने उनके नाम का चेक काट दिया। जेब बिल्डर वालों ने भी यही किया और दर्जनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और कंपनीज हैं जिन्होंने यही किया। ये सारा पैसा जो इस जाली कंपनी के अकाउंट में गया, वो लोग वहां पे जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया था वो बयान हल्फी देकर आ गए हैं। सर अब क्या रह गया पीछे? हाँ साहब, मीडिया ट्रायल इसी का नाम होता है। सर मैंने ना देखा होता तो मैं आपको ना बनाती नहीं। सुन तो लें ना सर, सुन तो लें। नैब ने जो रेफरेंस बनाया है, नैब ने क्या अभी तक इसका रेफरेंस फाइल किया है? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर पकड़कर अंदर करके रोज की ये खबर निकाल देना। हाँ, हम कहते हैं कि इसका मीडिया ट्रायल कराएं, ओपन मीडिया ट्रायल कराएं, जो सवाल पूछने हैं वो पूछें, कैमरे के सामने पूछें। और आपने कहा कि जो नैब ने पूछा है उसको ऑन एयर कर दें, बिल्कुल करें, कौम के सामने। सर ये आपको अपील आ जाए, सर ये आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर जानी चाहिए सर, वहीं से ये फैसला हो सकता है। पीएमएलएन को ये अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर जानी चाहिए। हर चीज हम नहीं करनी है खान साहब, हर चीज हम नहीं करनी है। सर देखें ना, आप भी फंसे हुए हैं। आप देखें, हुसैन नवाज की एक फोटो निकल आई थी, हुसैन नवाज की एक फोटो निकल आई थी और आप लोगों ने मुसीबत बना दी थी। अब अगर ये वीडियो निकल आई तो आप लोग तो आग लगा देंगे पाकिस्तान में। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे, जनाब हमारी जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की, इसको आप पब्लिक कर दें। आप जाके कह दें। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। रोज वो शहजाद अकबर पलंदा उठाकर लाते हैं जो बाद में झूठ साबित होता है। बैठ जाएं, मुनाजरा कर लें मीडिया के सामने, वो भी बैठ जाएं, हम भी बैठ जाते हैं, मुनाजरा कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलें ठीक है, एक फॉरेन नेशनल। चलें ठीक है। मैं जरा हलीम आदिल शेख साहब, आपके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो बांधी है शैला रज़ा साहिबा ने। देखें, बातों में उनकी जान है।
अब बिला वजह आप ये नहीं कह सकते कि जी वो अपना जवाब नहीं दिया उन्होंने और के ऊपर सवालात उठा दिए। सवालात अपोजिशन ही उठाती है हुकूमत के ऊपर। तो जो आपके स्कैंडल्स हैं, स्कैम्स हैं, उनमें हमें पेशरफ्त नजर नहीं आ रही सर, क्यों? इमरान भाई, मैं दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि दोनों हमारे मोहतरम हैं और दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त चार्जशीट की है मुख्तलिफ इशूज़ पे, तो मुझे ज़रा जवाब देने का मौका देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मोहतरमा शैला रज़ा हमारी बहन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने चीनी के ऊपर बड़ी लंबी स्टोरी सुना दी, तो अभी भूले नहीं हैं हमने जो सब्सिडीज़ की एक दास्तान है सिंध में, मैं बताता चलूँ, करेक्शन करता चलूँ, ठट्ठा शुगर मिल, क्योंकि शुगर हो रही है ना, मैं उनके जवाब बताता हूँ ताकि भूल ना जाए। JIT सब भूलते जा रहे हैं, मैं याद दिला। ठट्ठा शुगर मिल 2012 में वैल्यूएशन हुई थी, उसके अंदर उसकी वैल्यू लगी थी 72 करोड़ रुपए। अब जब इन्होंने इनका दौरा है तो इन्होंने उसको 26 करोड़ की एक ऑफर आई, इन्होंने 12 करोड़ में दे दी ओमनी ग्रुप को, और CM साहब ने समरी पे साइन किया गया जी, बड़ा जबरदस्त ग्रुप। उसके बाद 1 बिलियन की सब्सिडी दिलाई उसको, 1 अरब रुपए की सिंध बैंक से, और आज वहां एक स्क्रू भी नहीं। इमरान भाई चलिए मेरे साथ, आइए अपनी टीम को लेकर, हम आपको दिखाते हैं। 1 रुपए नहीं है, मतलब 26 करोड़ की चीज 12 करोड़ में दी, 1 अरब ऊपर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके अलावा आती है पिछले इन 5 सालों के अंदर 29 बिलियन की सब्सिडीज दी गई हैं, जिसमें 20 बिलियन की सब्सिडी शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो हर जगह फिर रहे हैं फाइलें ले लेके, और उनके दौर में दी गई, जिसमें सलमान शहबाज साहब के जरिए तफसील चुके हमारे बता चुके सब लोग, आप सबको मालूम है, आपको याद दिलाता चलो। सर अपनी बात 4.1 बिलियन की सब्सिडी कैसे दी गई है? वो बहुत बुरे थे, आप तो अच्छे हैं। नहीं जी, नहीं, अरे हमने क्या किया सुनिए तो सही ना। 4.1 बिलियन की सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दी गई 2017 में। शुगर मिलें कहती है, शाहिद खाकान भाई साहब वजीर आजम थे, कि हमें जी 20 रुपए दिया है सब्सिडी, रेट्स का मसला है। उन्होंने कहा नहीं, हम 10 रुपए देते हैं, 5 रुपए मरकज, 5 रुपए सिंध। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे इजलास बुलाया कैबिनेट का 12 अक्टूबर 2017 को, और कहा कि नहीं जी 9 रुपए 70 पैसे और देंगे। तो 4.1 बिलियन की अपने तौर पे सिंध बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया, वो भी सब्सिडी। मैं कहना चाहता हूं सिंध में तो सब्सिडीज में सिंध बैंक तबाह हुआ सारी, कहा। और शुगर करते हुए सारी शुगर मिले ओमनी ग्रुप की, और बेनिफिशियरी वो लोग हैं, देने वाले मुराद अली शाह साहब हैं। आज जिस केस के अंदर वो गए हुए हैं, वो भी एक और स्कैंडल है, जिसके अंदर 3 लोग प्ली बार्गेन करके सुल्तानी गवाह बन के जा चुके हैं। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, सर सारे केस उन्होंने भुगतने हैं सर, कोई आप भी अपना केस बताएं, अपना भी कोई केस बताएं सर। कौन सा केस बताइए तो सही, मैं क्लियर करूंगा। बख्तियार साहब के भाई अगर कारोबार करें, खुसरू बख्तियार साहब के अगर भाई अगर कारोबार करें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर शहबाज शरीफ का बेटा करे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर। सुने, अरे ये सुने तो सही। अभी तो पहली दफा, इससे पहले 5 साल ये सब्सिडीज दी जाती रही, 29 अरब का टीका लग गया। इस दौर में 4 बिलियन जब गए हैं, सुने तो सही, 2.4 बिलियन ओनली, 29 अरब में से 20 अरब जो है वो गए हैं उनके दौर में, शाहिद खाकान के दौर में। 4.1 बिलियन जो भागे, 2.4 अगर कोई गया है पंजाब गवर्नमेंट से तो उस पर तो इंक्वायरी शुरू हुई, उसी पे रिपोर्ट पब्लिक हुई, उसी पे फोरेंसिक ऑडिट हुआ, उसी के ऊपर मजीद मतलब कार्रवाई होगी। मतलब आज से पहले इमरान खान भाई आप जानते हैं एक अरसे से ये सारा धंधा चल रहा था, ये शुगर का जो गंदा धंधा है चलता आ रहा था। इमरान खान हमारे वाले को जब पता चला प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने एक्शन लिया और आपको पब्लिक कर दी गई, आपको सोर्सेज से रिपोर्ट नहीं लेनी पड़ी, और अगर कार्रवाई होगी तो होती हुई नजर आएगी आपको। इससे पहले तो सब लोग चुप होता था, सब डब्बों में बंद होता था। एक सवाल इमरान भाई मुझे इजाजत दीजिए, छोटी सी बात। इमरान भाई मैं एक जवाब, अभी मोहतरम राना मशहूद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों बुला रहे हैं, उनसे 4 सवाल आते। एक तो था कि जी 452 बिलियन के जो असासों में इजाफा हुआ है उसकी तफसील बता दीजिए। उससे बताया कि जी इस दौरान जो आपके फॉरेन ट्रिप्स हैं उसके अंदर वहां आपके जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो हमें बता दीजिए, असेट से बाहर वो हमें बता दीजिए, और जो तोहफे तहाइफ आपको मिले सारा कुछ वो बता दीजिए, और ये टीटी बॉयज कैश बॉयज की तफसील। बड़े छोटे छोटे मासूमाना सवालात किए गए थे, सवालात के जवाब देने नहीं है, स्कैंडलाइज नहीं करना, जवाब देना चाहिए था। और देखिए मुनाजरे से सर हल नहीं होगा। देखें ना अली मादिल शेख साहब ये सवाल इतने मासूम है, ना मासूम है तो ना शहबाज शरीफ इतने मासूम है कि इन मासूम सवालों का जवाब देने चले जाएं। सवाल उसका जवाब दिया जाता है जिसका जवाब मौजूद हो। मेरे पास जो फाइल मैंने पढ़ी है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, वो नैब जो है ना वो अब ज्यादती कर रहा है, उस तरह की चीजें पूछ रहा है जिनका जवाब मुश्किल है देना। शैला रज़ा साहबा के पास आ जाते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नादरीन। राणा मशहूद साहब, अब दोबारा हुकूमत को जो लॉकडाउन है उसकी तरफ सोचना पड़ गया है। रीज़न ये है कि हुकूमत चाह रही थी कि थोड़ा सा माहौल को खोला जाए, लेकिन जिस किस्म के फिगर्स आ रहे हैं, जिस किस्म की इत्तलात आ रही हैं, तो हुकूमत ने फैसला किया है कि ज़्यादा सख्ती की जाए और कुछ चीज़ों पर पाबंदी जो है उसको इम्पोज किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रेटजी में फ़र्क होने की वजह से सूरत हाल ख़राब हो जाती है, या क्या कोई मैनेजमेंट का है, गवर्नेंस का है, मसला क्या है? सब कुछ ही है। मतलब इनकी गवर्नेंस है कहाँ पर, इनकी प्लानिंग है कहाँ पे। यही वजीर आजम कह रहे होते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, नीचे इनके ही नीचे सूबे जो जिन पर इन्हीं की अपनी हुकूमत है वो कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। देखें, कंफ्यूजन जब आप फैला देंगे, ये फैसला सियासी फैसला नहीं था, ये फैसला डॉक्टर्स को जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको पहले दिन से बिठाना चाहिए था और उनसे बैठकर बात करनी चाहिए थी और उनके मशवरे पर अमल करना चाहिए था। यहां पर तो हर कोई उठकर अपना ही फलसफा लेके चल रहा था। और मैं यहां पर अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जिस तरह फौरी तौर पर एक फैसला किया और उसके खिलाफ महाज खोल दिया गया। मैं अगले दिन स्टेटमेंट सुन रहा था गवर्नर जो सिंध है उनकी, खुदा का खौफ करें, सियासत में आप लोगों की जिंदगियों की परवाह भी नहीं कर रहे और आप केपीके के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं, पंजाब के अंदर आप करते हैं और सिंध में कहते हैं कि सब कुछ खोल दो। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इससे चीजें संभली नहीं है। आज जितनी अमवात हो रही हैं, आज हॉस्पिटल्स भर चुके हैं और अब आगे का कुछ नहीं पता। खान साहब, अब आप लॉकडाउन कर दें, आप जो मर्जी कर दें, जो स्पाइक आनी थी आपकी ना अहलियों, आपकी मिस प्लानिंग की वजह से वो जी ठीक है। अब जरा शैलरदा साहब, एसओपीज पे अमल दरामद का हुकूमत कह रही थी करवाएंगे, लोग बात मानते ही नहीं है। मुझे सिंध में आपके सामने जिसका मैंने पहले जवाब नहीं दिया था जी, वो वाला सवाल भी बता दें। आप मेरे ख्याल में कोरोना पे आ जाएं, बड़ा सीरियस है मामला, इस पे बात कर लें। वो मैं कोरोना पे आ जाती हूँ, लेकिन मैं इनको बताऊं कि ठट्टा शुगर मिल और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे खरीदी थी, क्योंकि कोई उनको खरीदने वाला नहीं था, वो बहुत लॉस में चल रही थी। और इसका जवाब बहुत अच्छा दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल था, वो नहीं मान रहे, उनके ऑर्डर पे करें। ठीक है, तो हलीम साहब को ये पता है, लेकिन शोर मचाना है तो बस मचाते रहिए। लोगों से एसओपीज पे कैसे, एक बात और, एसओपीज पे कैसे अमल करवाएं? बोली थी हलीम साहब, 1 मिनट। और ये 29 अरब की जो सब्सिडी 5 साल में, ये आपके कमीशन के TORs में था ही नहीं। और जो इसमें एक्सपोर्ट की गई थी तो उस वक्त चीनी की मिकदार और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत देख के की गई थी। और देखें, बड़ा 4 रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं कोरोना से, मामला इंतहाई सीरियस होता जा रहा है। मैं अब कोरोना पे आ जाती हूँ। लोग एसओपी पे अमल नहीं कर रहे। हाँ, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको वजीर आजम कहेगा कि ये फ्लू है, फिर कहेगा कि लॉकडाउन नहीं करो, फिर कहेगा कि जरा सा नजला खांसी से ठीक हो जाता है, उनके गवर्नर एक कहेंगे कि गर्म पानी पी लो तो मैदे में चला जाता है, दूसरा गवर्नर जो है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एहसास प्रोग्राम जो है, ये पैसे हम दे रहे हैं, इसमें बीबी का नाम नहीं लो, एसओपी पे अमल नहीं करेगा, खुद कोरोना का शिकार होके कहेगा कि फैशन है ये लॉकडाउन। तो लोगों में यही एहसास आएगा, पाकिस्तान के लोग हैं ही ऐसे, अगर तूफान आने लगता है तो समंदर पे पहुंच जाते हैं। और मैं ये कहूंगी कि कल इनके खुर्रम शेर जमान ने टीवी पे कहा कि पाकिस्तान में C कैटेगरी है। अब आप मुझे बताएं कि मुर्तजा बलोच का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, उनको लोकल ट्रांसमिटेड केस थे वो, और बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन सहूलत थी। आज इन्होंने हलीम आदिल साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में उनको याद भी किया और वाकई वो थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि अगर लॉकडाउन सख्त किया तो हम लोगों को सड़कों पे ले आएंगे। ये आप बलूचिस्तान में आप क्यों नहीं कह रहे जहां आपकी हुकूमत है, KP में आप क्यों नहीं कह रहे जहां पे आपकी हुकूमत है। आज जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद में कुछ इलाकों को सील किया गया है, तो डेथ रेट जो है इस वक्त वो सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट मिनट है, हलीम आदिल शेख साहब आप रिस्पॉन्ड करें, लास्ट मिनट है। 1 मिनट, कोयटा में है, फिर पेशावर में, फिर लाहौर में और फिर कराची में डेथ रेट कम है। ठीक है, अब हलीम आदिल शेख साहब रिस्पॉन्ड करें जी। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, लोग तो एसओपी पे अमल नहीं कर रहे। अब ये गवर्नमेंट की गलती भी है, अपोजिशन कह रही है। मैं समझता हूं कि बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन हमें उन लोगों को भी देखना है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है,
यहाँ बातें बड़ा भाषण देना बड़ा आसान है, बड़े जबरदस्त रात को हर रोज भाषण दिए जाते हैं, लेकिन सिंध में एक कट्टा राशन का नहीं दिया गया है। शैला बहन ने कहा कि हमने ऐसे दे दिया कि पता ही नहीं चला, भाई जिसको दिया उसको पता चला। मैंने बात नहीं की आपसे, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी अब बात पे बात नहीं कीजिए, मेरी बात नहीं कीजिए, मैं आपसे जवाब बात किया है इमरान भाई। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। दोबारा हलीम आदिल शेख साहब को मौका देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।